कोशिश करते हैं, बट शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स शायद उतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स होता बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको पर्टिकुलर लॉ से पढ़ो तो, या इसको आप उसको समझ के पढ़ो तो मैथमेटिक्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, तो जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। सो व्हाट इज हैपनिंग, जब आप कोई भी मैकेनिज्म हो, जैसे आप इसको, जैसे सपोज ये आपके पास चार्जर है और आपने इसको ओपन किया है, ठीक है, राइट। तो चार्जर की जो मैकेनिज्म है, ठीक है, अगर मुझे इस मैकेनिज्म को ऑपरेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट में कौन सा स्लॉट यूज होगा। सो सपोज आपने ये वाला पार्ट यूज किया तो आपके लिए आसान रहा, लेकिन अगर मैं इसका दूसरा एंड अगर यूज करूँ ये, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलोगे कि आपका मैकेनिज्म वर्क नहीं कर रहा है। दिस इज समथिंग अबाउट द मैकेनिज्म एंड बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का बेसिक फॉर्मेशन वही होता है। ज्यादातर बच्चों के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें मिस्टेक होने की वजह ये होती है कि वो मैथमेटिक्स को फिजिक्स के हिसाब से वो डिफाइन नहीं कर पाते, या फिर उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो मैथमेटिक्स के ये जो फॉर्मेट है, मैथमेटिक्स की जो इक्वेशन है या फॉर्मूला है, उसका यूज कहाँ किया जाए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपने बहुत बार, जैसे इनिशियल दौर में आप जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जब आप पढ़ रहे थे, तो एक बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा था कि सर ये साइन थीटा क्या होता है, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस साइन थीटा एंड टैन थीटा। तो आज अभी जो एंगल बचपन में सिखाया गया था 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड सो ऑन, व्हाई दिस एंगल्स आर डिफाइंड, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एंगल्स, एंड देयर आर अ लॉट मोर अदर मैथमेटिकल स्टफ्स जो आपने सीखा है, उसका यूजेस कैसे करना है, दैट इज समथिंग अबाउट बेसिक मैथमेटिकल टूल। तो बेसिकली आप देखेंगे तो अभी का जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने मैथमेटिक्स में क्या स्टडी किया और उसको ना फिजिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इससे आपकी मैथमेटिक्स की रिवीजन भी हो जाएगी और फिजिक्स के हम छोटे छोटे टर्म्स को भी हम समझते आ जाएंगे। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं जरा। अभी आपने देखा होगा तो ओके, सो जो भी बच्चे यहाँ पर, ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। जब हम बात कर रहे थे कि मेजरमेंट के, एक वीडियो जो मैंने आपको बताया था, तब तक वीडियो भी चल रहा होगा आपके पास, एक वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द मैथमेटिक्स। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब किसी बच्चे के लिए हम बात करते हैं मैथमेटिक्स को लेकर, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मैथमेटिक्स को लेकर, खासकर बायोलॉजी के जो बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मैथमेटिक्स के जो भी फॉर्मेट आपको पढ़ाए जा रहे हैं उस फॉर्मेट को आप बहुत ही ज्यादा सिंसियरली देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये जो टर्म्स होता है, मैं बताता हूँ क्यों मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा करना है आपको। चाहे या जेई के भी बच्चे हों, उनको क्यों इतना जरूरी होते हैं मैथमेटिकल चीजों में एक्सपर्ट होने का। अगर आपको नीट का फॉर्मेट शायद आपको पता होगा, तो नीट के फॉर्मेट में आपको पता होगा कि 45 क्वेश्चंस होते हैं नीट के एग्जाम में, एंड यू हैव ओनली 1 आवर टाइम। एक्चुअली 1 आवर तो लेकर भी मत चलो, तुमको एक क्वेश्चन के लिए हार्डली मिलता है 45 सेकेंड, दैट इज कैलकुलेटेड, क्योंकि बीच में आपको ओएमआर शीट भरनी है, साइन करना है एंड ऑल। So can you imagine that you have to solve a question in 45 seconds? Actually that is the average time मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। सिमिलरली जेई के भी जो क्वेश्चन होते हैं, जेई के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सट्रीम डिफिकल्ट होते हैं और कुछ जो होते हैं एक्सट्रीम इजी होते हैं। तो जब आप एक्सट्रीम जो इजी क्वेश्चन होते हैं और जो एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, उनके बीच अगर मैं पैरामीटर अगर डिफाइन करके दूं, तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर से ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, या नीट के बच्चे या जेई के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड इजी, ठीक है। अब ये जो 3 लेवल के क्वेश्चन है, मैं क्यों बेसिक मैथमेटिकल चीजों को समझना बहुत आसान है, सो जरूरी होता है, सॉरी, इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलोगे कि तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि क्वेश्चंस जो है, जो क्वेश्चंस हैं आपके इन तीनों लेवल में, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस जो होते हैं या तीनों लेवल जो डिफाइन होते हैं, वो लेवल सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी से ही डिफाइन होते हैं। तो चलो अभी के टर्म में, मिस्टर जीत, यू वांट टू आस्क समथिंग, कैन यू टेक्स्ट मी प्लीज? मिस्टर जीत, यू वांट टू आस्क समथिंग, देन कैन यू टेक्स्ट मी प्लीज? मिस्टर जीत,
You want to ask something, Mr. G? You want to ask something? So if you want to ask, then please text me. Okay. अच्छा, आपने किसमें फैक्ट देखा होगा? आपने देखा होगा कि सर ये जो बाजू वाला जो वीडियो है ना, वो आप बार बार दिखा रहे हो, वाई ये क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब जरूरी तो नहीं है कि आप इसको बार बार दिखाओ, ठीक है? तो चलो हम बात करते हैं कि इसमें सो मिस्टर जीत, मैं एक बार कुछ क्वेश्चंस ले लूं, अगर बच्चे का कुछ क्वेश्चंस है तो। ओके, अगर आप मेरे को क्वेश्चन मुझे मैसेज कर देंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि मैं अपने फ्लो को डिस्टर्ब ना करूं। सो मैसेज विल बी मच मोर कन्वीनियंट फॉर मी। सो रिप्लाइंग, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बताऊंगा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो चलो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करें, बड़े ध्यान से समझना, और ये मत समझना कि ये तुमको आता है, क्योंकि मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, चाहे बच्चे नीट पढ़ रहे हो या जेई पढ़ रहे हो, आपको लगता होगा कि आपको आ रहा है, राइट? बट आफ्टर ऑल जब आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, विल फाइंड कि बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी मैथमेटिक्स की वजह से ही आ रही है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। आपको जस्ट आपने थोड़ी देर पहले जो है ये वाला जो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले ये वाला जो आपने जो विजुअलाइजेशन देखा था, उस विजुअलाइजेशन में आप लोग बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर ये विजुअलाइजेशन क्यों, ठीक है? तो मैं बात करना चाहता हूँ कि जब आप किसी यूनिवर्स में किसी फैक्ट को देखते हो, राइट, किसी भी फैक्ट को देखते हो, किसी भी फेनोमेनन को देखते हो, दैट इज द ऑब्जर्वेशन, राइट? अब होता क्या है, ऑब्जर्वेशन को हमें सिस्टमेटिकली डिफाइन करना होता है। तो आप उसको सिस्टमेटिकली डिफाइन कैसे करोगे? सिस्टमेटिकली? सिस्टमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमें उसको ऑन पेपर लाना पड़ता है, ठीक है? और उसको ऑन पेपर लाके उसके वेरिएशंस को दिखाने पड़ते हैं, राइट? जिसको उस वेरिएशन को ऑन पेपर लाकर दिखाना ही ग्राफ होता है। जैसे मैं आपको ग्राफ के लिए बात करूं, मैं तो आज हम जो बेसिकली जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में, राइट? तो जरा मैं ग्राफ शुरू करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, क्योंकि बच्चे बार बार हैंड रेज कर रहे थे, तो मैं देखना चाहूंगा कि बच्चों का क्या डाउट है और क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है। तो उसके पहले द वॉइस क्रैक हो रहा है, आई कांट हियर यू, सो मोस्ट ऑफ यू हैव द सेम प्रॉब्लम। So network issue, I can't hear you. Okay, so give me some problem. Hello, check. So are you getting my voice right now? Are you getting my voice? Are you getting my voice? Are you getting my voice? Dear students, are you getting my voice? You can't hear me. So voice break हो रहा है, crack हो रहा है. No, are you not getting my voice? I'm unable to understand. Like some of you are able to hear and some of you are unable to hear. Are you able to get it? Right now it's clear. Right now it's clear. Right now it's clear. Okay. For everyone it's clear. So I have to be a bit louder, right? I have to be a bit louder, right? Okay. I'm sorry for inconvenience. आपको मेरी वजह से दिक्कत हुई, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, चलो अभी कुछ पढ़ाया नहीं था, प्रवचन चल रहा था, ठीक है? प्रवचन नहीं था यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, और आज हम पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। तो हमने क्या बोला कि जब आप ग्राफ के बारे में पढ़ते हो, जब आप यूनिवर्स में जो भी देख रहे हो, राइट, उसको हमें ना पेपर पर लेकर आने का है। तो जब हम पेपर पर लेकर आते हैं ना बच्चा इसको, तो हमें क्या करना है, हमें पेपर पे इसके वेरिएशंस को दिखाना होता है। तो हम सबसे पहले पेपर पे क्या पढ़ते हैं जरा देखेंगे। हम पेपर पे इसके वेरिएशन को समझने के लिए हम हमें बेसिकली ग्राफ पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम 2D से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो ग्राफ शुरू करेंगे वो हम 2D से शुरू करेंगे, करेक्ट? तो अभी जो हम पढ़ेंगे 2D, इसमें 1D से शुरू करते हैं। क्यों? थोड़ा सा 1D से शुरू करते हैं, राइट? तो 1D से शुरू करते हैं ग्राफ को ना, हम 1D से शुरू करते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के रहेंगे आपका। सबसे पहला जो ग्राफ रहेगा वो 1D होगा, दैट इज द 1 डायमेंशनल ग्राफ। इज इट करेक्ट?
अब जरा वन डायमेंशनल ग्राफ क्या होता है जरा देख लेंगे। वन डायमेंशनल ग्राफ नहीं होता है, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे। आप ये रहा आपका एक्स एक्सिस, अगर आप इसके एक पैरामीटर को रखोगे आप, तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज फॉर एक्स एंड दिस इज फॉर माइनस एक्स, and this is the origin like the any other number system. This is 1 2 3 4. This is 1D. So I don't know actually 1D जो होता है, आप वो कुछ तो बोल नहीं सकते हो कि ये 1D फिजिक्स में होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी पैरामीटर को हम स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स में तो टाइम तो एक फैक्टर आ ही जाता है, और टाइम एक फैक्टर आता है तो ग्राफ ऑटोमेटिकली 2D बन जाता है। तो मैं 1D नहीं है, इसको 1D तो नहीं बोलूंगा, 1D मोशन होता है, लेकिन वो फिर उसका ग्राफ भी आता है तो रिप्रेजेंट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज अलोंग एक्स। अगर मैं बात करूं, इसलिए मैं ये नहीं बोला कि ये 1D ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए मुझे ग्राफ में एक्चुअली वेरिएशन दिखाते हैं, सो लाइक दिस। तो दिस इज फॉर वाई एक्सिस, क्योंकि ये बोलना गलत होगा कि ये 1D ग्राफ है। सो दिस इज वाई एंड दिस इज द माइनस वाई, राइट। अब ये आपका 2D हो गया। Now it becomes the 2D. ये जो आपको 1 दिख रहा है, so now this becomes the 2D, right? तो ये रहा origin, and this is 1 2 3 4 and so on. But important part है, ये तो मुझे पता है, आप मुझे क्यों बता रहे हो? Now look at it. In general बात आती है फिजिक्स के हिसाब से origin क्या होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। In general जब हम ओरिजिन डिफाइन करने जाते हैं तो अभी हम ये सीखते हैं कि ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन कैसे डिफाइन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बच्चा कि जब हम ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो ऑब्जर्वर जो है वो सपोज ओरिजिन पे ही है। तो ये रहा ऑब्जर्वर जो आप इसको देख रहे हो। मतलब मैं अगर ये फैन को देख रहा हूँ, मैं अगर ये फैन देख रहा हूँ, सपोज आप अपने ऊपर फैन चल रहा हो, आप देख रहे हो, तो आप अपने प्रोस्पेक्टिव में उसकी स्टडी करना चाहते हो, उसकी लोकेशन जानना चाहते हो, तो आप खुद को ओरिजिन डिफाइन करोगे। तो मेरा पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये बताने जाऊं कि भैया ये जो है ये ऑब्जर्वर हुआ। फिजिक्स के हिसाब से ये वाला जो पार्ट है वो ऑब्जर्वर हुआ। समझ में आया? और यहां से हमें चीजें शुरू करनी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द ओरिजिन, ओके। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम फिर वेरिएशंस को डिफाइन करेंगे। वो वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। तो चलो हम सबसे पहले आगे आते हैं, थोड़े से दूसरे टर्म पे आते हैं। ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने देखा, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ प्लस होता है माइनस होता है, ये वाला पार्ट। अच्छा, इसको ना अगर मैं पोजीशन और लोकेशन के रिस्पेक्ट में बोलूं तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ, करेक्ट। सो दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इज इट ओके? तो आपने पढ़ा दिस इज द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर मैंने आपको बोला ये वाला पॉइंट ओरिजिन है 1, this is 1 2 3 4 and this is 5. So how I can write 5? How I can write 5? So sorry, this is 1 2 3 4. This is a -1, this is a -2, this is a -3. So this becomes -1, this becomes -2 and this becomes -3. Okay, मुझे ये भी नहीं सिखाना है। So basically in mathematics, if I will say that you have to write a coordinate A that is 2, 3. So this is mathematics, जो कि आपको mathematics में बताया गया था। This is the 2, 3. Is it okay? This is the mathematics जहाँ पे आपको ना ये डिफाइन करना है and you are writing this. This is the 2, 3. ओके, तो चलो जब ये 2, 3 हमने लिखा तो आप इसको कहाँ लोकेट करोगे 2, 3 को? सिंपल है यार, यहां से 2 चलोगे और यहाँ पे 3 आ जाओगे। तो ये जो पॉइंट रहा वो रहा 2, 3, राइट। एंड दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज 2, 3। बट अगर मैं इसको डायरेक्शन के हिसाब से बोलूं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से बोलूं, तो जानते हो डायरेक्शन के हिसाब से इसको क्या बोलूंगा मैं? डायरेक्शन के हिसाब से बोलूंगा, क्योंकि देखो ये 2 जो है वो एक्स एक्सिस को बताता है, पता है ना आपको, और ये जो 3 है वो वाई एक्सिस को बता रहा है। तो जरा एक्स एक्सिस के जरा साइड में देखना क्या है बच्चा, ईस्ट है।
So can we say that this is the 2 meter in east? This is the 2 meter in east, and that is a 3 meter north. तो आपकी लोकेशन समझ में आ गई? आपको समझा ये मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर नॉर्थ. तो अब आपकी जो ये जो फिजिक्स की जो टर्म है वो बन गया आपका नॉर्थ ईस्ट. बिल्कुल, दिस इज द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट. तो अभी जो फिजिक्स में ये जो डेफिनेशन है, अभी आपके टीचर ने मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, a = 2,3, and after that it will converted into the direction, and that is the 2 meter east and 3 meter north. तो आपने अपने एक्सिस के हिसाब से क्या कर लिया? चेंज कर लिया. ओके, नाउ अगर मैं इसको जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर दिस डायरेक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. बिल्कुल, आप इसको बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अच्छा, चलो अब इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं. जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे आप ऐसे ही. इस पे नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूं आपको मैं. अ पर्सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम 1 मीटर ईस्ट. ठीक है, एक 1 मीटर ईस्ट से वो चलना शुरू कर रहा है. 1 मीटर ईस्ट पर्सन स्टार्ट मूविंग. अच्छा, ऐसे करो, ठीक है, चले. पर्सन स्टार्ट मूविंग 1 मीटर फ्रॉम 1 मीटर ईस्ट towards his face और वहां पे चल रहा है वो 4 मीटर, एंड टुवर्ड्स हिज फेस वो 4 मीटर चला. देन ही टुक राइट टर्न and move for 3 meter. Again he took left turn and moved 2 meter. Then find location. Then location is what? Then what is the location? Great, Mr. Anuj. Too great. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. A man start moving from 2 meter east. Now look at here. A man start from 2 meter east. 2 मीटर ईस्ट से चलना शुरू किया. Towards his face, and he towards his face for 4 meter. और 4 मीटर चल रहा है towards his face for 4 meter. Okay, so then he took the right turn. 4 मीटर चलने के बाद then he took the right turn and moved for 3 meter. और फिर 3 मीटर जा रहा है. Again he took the left turn, ठीक है, and moved for 2 meter. तो उसका लोकेशन क्या होगा? That is something जो क्वेश्चन में पूछा गया है. Now come for the question. तो मैं इसको इरेज कर देता हूं. मैंने डायरेक्शन आपसे पूछा था. आप में से बहुत सारे बच्चे होशियार हो, तो अब आप देखोगे कि कैसे जो है ये एक्स एंड वाई एक्सिस जो कभी मैथमेटिक्स हुआ करता था, अब जो फिजिक्स में होगा. आप 1 मीटर ईस्ट से चलना शुरू करना है. आपको 1 मीटर ईस्ट से चलना शुरू करना है भैया. तो 1 मीटर ईस्ट की जो लोकेशन है वो ये है. यहां से आपको चलना है 4 मीटर. ठीक है, तो 1 से चलोगे तो 4 मीटर जो होगा वो यहाँ पे पहुंचोगे 5 पे. तो थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ. दिस इज 5, बिकॉज ये उसके फेस की तरफ आप निकल रहे हो. ठीक है बच्चा. देन ही टुक द राइट टर्न. अगर आप ऐसे जा रहे हो तो राइट आपका इधर होगा. देन ही टुक द राइट टर्न. तो ये आप यहाँ से ये जो लोकेशन हो गया वो 5 हो गया. देन ही टुक द राइट टर्न, मतलब ऐसे जा रहे हो तो राइट टर्न इधर ही होगा. ठीक है, एंड राइट टर्न एंड मूव फॉर 3 मीटर. और यहाँ पर जो है वो 3 मीटर वो मूव कर रहा है. मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इससे दिक्कत हो रहा होगा. मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं.
तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रहा होगा इससे कि पता नहीं सर कहाँ लेके जा रहे हो। ओके, 3 मीटर, अगर वो फिर ऐसे 3 मीटर जा रहा है, देन ही टुक द, आप अगर ऐसे जा रहे हो तो लेफ्ट टर्न आपका इधर होगा, देन ही टुक द लेफ्ट टर्न। नाउ अगर आप ऐसे जा रहे हो इधर से, ये आपकी डायरेक्शन है जाने का, ठीक है, तो लेफ्ट किधर होगा बताओ, इधर होगा। You took the left turn and move for 2 मीटर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको देखना है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। सो नाउ यहाँ पर 2 मीटर और ये 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 3। तो आपका जो पोजीशन जो है, ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन की जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चा, ये पोजीशन की जो कोऑर्डिनेट होगा, सपोज ये कोऑर्डिनेट देता हूं मैं, दिस इज 7, -3। 7, -3 का मतलब होता है 7 मीटर इन ईस्ट and 3 meter in south. So this is how you can define the relation 7, -3. Most of you have replied it, appreciated, you all did a good job. So how this mathematics is going to be defined with the position and all. तो अभी आपने सीखा ओरिजिन पे हमें ऑब्जर्वर को रखना है फॉर नाउ, बाद में वो चेंज भी हो जाता है अकॉर्डिंग एज द रेफरेंस, हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं, but for now we'll consider the origin as a reference. So I want to ask one more thing. So the way that you are getting the information, or I'm trying to teach you with some practical approach, are you getting every concept crystal clear, or you require some extra effort? What is, sir, what was the face in initial? The face is towards east. Yeah, actually that is a logical question कि initially उसका face क्या था. In initial the face is towards east. You can, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। चलो बच्चा, अब हम आते हैं दूसरे टर्म पे। ये वाला टर्म थोड़ा बढ़िया से समझना, ओके, बढ़िया से समझते हैं। नाउ जब हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, जब हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं ग्राफ में क्या क्या होता है। मेरा ग्राफ 2D ग्राफ बेसिकली पढ़ रहे हैं। देखो बेसिकली जो ग्राफ होता है वहां पे ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा -x, और ये रहा -y। तो हम ये x पे क्या क्या डाल सकते हैं? जैसे अभी तक आपने पढ़ा होगा, थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा कि x पे ना टाइम भी होता है। कभी देखा है आपने टाइम यहाँ पे, राइट? और बहुत जगह यहाँ पे देखा होगा वेलोसिटी होती है सपोज, या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो सकता है, या यहाँ पे फोर्स भी हो सकता है, राइट? यहाँ पर मोमेंटम भी हो सकता है, देयर इज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यार अपन लोग ये जो सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर टाइम हो सकता है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर वैसे यहाँ पर कुछ लिखने में दो प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन अभी के लिए एग्जांपल में लिख देता हूँ, सपोज मास है, सपोज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, या फिर यहाँ पर मान लो कि मैं टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बात आती है कि सर ये x पे क्या रखने का है और y पे क्या रखने का है। हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमें x पे क्या रखने का है और y पे क्या रखने का है, ठीक है। तो वो चीज हमें सीखना है कि हमें x पे क्या रखने का है और y पे क्या रखने का है। देखो x पे जो है हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट
तो सर ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? आजकल एक जुमला मतलब एक टर्म सुने हो, सॉरी नॉट जुमला, एक टर्म सुने हो, आत्मनिर्भर। So, पीएम का आपने सुना होगा, आत्मनिर्भर बनना है सबको। तो जो आत्मनिर्भर है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, दैट इज एक्स एक्सिस, और जो उस पर डिपेंडेंट है दैट इज द वाई एक्सिस। ठीक है, आप देखेंगे टाइम जो फैक्टर होता है दैट इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। Time never depends upon any other physical quantity. That is the reason behind that. That is the independent. That is the आत्मनिर्भर. So that's why you have to put it on the x-axis. जो भी आत्मनिर्भर quantities होंगे, fundamental quantities होंगे, independent quantities होंगे, उनको आप x-axis पर रखेंगे। Fundamental quantities शायद बहुत appropriate नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे कि independent quantity वर्ड ज्यादा बेहतर है। जो भी independent quantity होगा उसको आप x-axis पर रखोगे, और जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा वो आप वाई एक्सिस पे रखोगे। जैसे मेरा पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम मेरे पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। मैं अगर ऐसे बोल दूं कि मैं 2 सेकंड के बाद मैंने 5 मीटर गया, मैं 5 मीटर गया, 2 सेकंड के बाद मैं 5 मीटर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5 मीटर अगर फिर दोबारा जा रहा हूँ तो 2 ही सेकंड होगा। द पॉसिबिलिटी ये 1 सेकंड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो 5 सेकंड भी हो सकता है। ओके, सो आप ये चीज हमेशा दिमाग में रखने का, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड दैट इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो दैट इज फॉर द ग्राफ, और ये ग्राफ कुछ भी हो सकता है। तो चलो कुछ बच्चे के क्वेश्चंस हैं, हम जरा क्वेश्चंस को ले लेते हैं। शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बेसिकली मेरा इंटेंशन यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स के साथ उसको लिंक करना भी है। मैं पहले सोचा यूनिट एंड डायमेंशन ही पढ़ा दूं। सर डजंट टेम्परेचर डिपेंड अपॉन हीट? यस, हीट इज एक्चुअली मेजर वाले फैक्टर्स होते हैं। बेटर होगा, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं ठीक है, अच्छी बात है, बट अभी हम थोड़ा सा इन चीजों को रहने देते हैं कि टेम्परेचर, क्योंकि आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक पूरा चैप्टर ही है जिसको हम 15-20 दिन पढ़ाते हैं। वहां पे यू विल कम टू नो इन डिटेल्स अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर एंड ऑल। ठीक है, सो हाँ बिल्कुल टेम्परेचर भी डाल सकते। मैं क्या बोला कि आप वहां पे कंपेयर करने के लिए कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डाल सकते हो, बट वही चीज ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वाई एक्सिस पे उस पे डिपेंडेंट फैक्टर होना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे के टर्म्स को। तो जरा देखते हैं आगे हमें पढ़ना क्या है। तो अभी हम आपके पास जो ग्राफ लेकर आए हैं, ग्राफ में ये आपको एक्स एक्सिस दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को हमने बोलेंगे ओरिजिन। फॉर नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन इज द ऑब्जर्वर पोजीशन, जहां से हमें देखना है। सो दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। सो एक्स एक्सिस पे क्या रखने का है? एक्स एक्सिस पे हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा। सो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वी हैव कंप्यूटेड द टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वी हैव कंप्यूटेड द पोजीशन ऑन वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया कि टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, पोजीशन जो होती है वो डिपेंडेंट होती है। सो नाउ I just want that you will locate this position. I just want that इनिशियली आपको इतना नहीं करना है, मैं काफी ज्यादा हो जाएगा। एक ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है? मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, मैं डेटा चेंज कर देता हूँ। ओके, ये 0 0, ये 2, ये 3, तो इसको मैं बदल ले रहा हूँ, इसको 1 और इसको मैं 2 कर देता हूँ। ओके, मैं जरा ये वाला डेटा सब चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ग्राफ बनाना। तो मैं बस चाहता हूँ जरा आप ग्राफ बना के लोकेशन डिनोट करना शुरू करो, ताकि मैं बाद का कोऑर्डिनेट दूंगा। ठीक है, चलो आप ग्राफ बनाना शुरू करो भाई, मैं ग्राफ में आपको बता देता हूँ इसको। (1, -2) आप यहाँ पे ये वाला अच्छा टर्म है, प्लीज आप ग्राफ अपने अपने जो नोटबुक है उस पर बनाइए, ताकि आप इसको डिफाइन कर सकें। दिस इज द (-2, 1), दिस इज द 0, (-3). ये ग्राफ आप बनाओ। इस ग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी है आपके कुछ नॉलेज को ये करने के लिए, सो दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये क्वेश्चन दिया।
सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग्स। सो आपने बनाया, सॉल्व करा इसको। नाउ अब जरा कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको इस पे नहीं कुछ लिखना है, पता है। ये देखिए, नाउ लुक एट हियर। यहाँ पर जो दो तरह के वेरिएशन है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक साइड में आपका टाइम है, एक साइड में आपका टाइम है और दूसरी साइड में पोजीशन है, करेक्ट। तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, दैट्स वाई आप यहाँ पे टाइम रखोगे एक्स एक्सिस पे और यहाँ पर आप पोजीशन रखोगे। सपोज पोजीशन को मैंने यहाँ पर एस से डिनोट कर रहा हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा मैं यहाँ पे पैरामीटर्स बना दूं, ये आपका ओरिजिन, नाउ दिस बिकम्स, लेट इट इज 1 2 3, let this is 1 2 and 3, let this is the -1 -2 -3, let this is -1 -2 and -3। सो अब हम आगे चलते हैं इस पे। नाउ लुक एट हियर, फर्स्ट है 0, 0 0, 0, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिन। तो ये रहा ओरिजिन के लिए। फर्स्ट इज, सेकंड इज 2, 3, इट मींस टाइम इज द 2 सेकंड, देन पोजीशन इज 3। So this is something we are talking about. So this is the 2, 3, this is the position. This position is 2, 3. The next is 1, -2. It means the time is 1 second, then -2. So this is 1, -2. This is 1, -2. Okay. So next is -1, ये वाला टर्म थोड़ा समझना है, -1, 0. Okay, right. So time cannot be negative. टाइम जो होता है आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये चीज हमेशा दिमाग में रखने का। टाइम जो होता है बच्चा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए टाइम ये वाला पढ़ना ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला टाइम आपको पढ़ना ही नहीं है। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इन फिजिक्स टाइम इज नेवर नेगेटिव, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द टाइम एज अ नेगेटिव। सो अपन लोग ये जो है वो वाला पढ़ेंगे ही नहीं, ये वाला जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे। टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो टाइम हमेशा जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज कीप इन माइंड। बट इफ यू टॉक अबाउट पोजीशन, ये जो पोजीशन है वो हमेशा जो है वो क्या होता है आपका, पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो आपका जो नेगेटिव टाइम फैक्टर जो दिया हुआ है, ये दोनों जो है वो पॉसिबल नहीं होंगे। ये जो नेगेटिव टाइम फैक्टर दिया हुआ है वो पॉसिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है 0, -3, तो ये रहा 0 और ये रहा -3। तो ये वाली जो पोजीशन है दैट इज 0, -3, 0, -3। पोजीशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वो डायरेक्शन है आपका, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन -1 सेकंड डजंट मीन अ सेंस इन फिजिक्स। पोजीशन कैसे नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल आप ऐसे समझो ना, ऐसे समझो। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे बैठे, ये आपका पोजीशन क्या है, वाई एक्सिस बता रहा है, राइट, वाई एक्सिस बता रहा है, और ये वाला जो टर्म है वो क्या बता रहा है, -y बता रहा है आपको। जैसे सपोज आप यहाँ ध्यान दो, आप एक एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़े हो यहाँ पर, तो या तो दो तरह से आप इसको पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो, एक्स एंड वाई एक्सिस को। या तो ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपके राइट साइड है, तो जो भी राइट साइड जो होगा वो आपके लिए प्लस होगा और जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा आपका, माइनस होगा। या फिर इसको अप डाउन से भी डिनोट कर सकते हो, लेफ्ट राइट से भी डिनोट कर सकते हो, डायरेक्शन से भी डिनोट कर सकते हो। तो अगर अगर आप जहाँ खड़े हो वहां पे दो डायरेक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे भी बता सकते हो। इफ यू आर टेकिंग अप एज ए पॉजिटिव देन डाउन ऑटोमेटिकली बिकम्स नेगेटिव, यू आर टेकिंग राइट एज ए पॉजिटिव देन ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, लेफ्ट बिकम्स नेगेटिव।
एज अ ऑब्जर्वर आप दो पोजीशन को आप डिफाइन कर रहे हो एट द सेम टाइम, ठीक है, और उसका वेरिएशन जो है आप टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। सो कैन इट बी द पोजीशन कैन बी मेजर्ड इन मीटर बी नेगेटिव? यस। जरा ध्यान देंगे, लुक एट हियर, जरा ध्यान देना यहाँ पर। अगर मैंने लिखा है +2 मीटर, राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा है -2 मीटर, करेक्ट, तो मैं आपको क्लियरली एक बात बता देना चाहता हूँ बच्चा, आप बिल्कुल दिमाग में रखना। देखो, ये प्लस और माइनस ये डायरेक्शन को बताता है। ये है 2 मीटर ही। जैसे सपोज अगर मैंने प्लस बोला 2 मीटर, ठीक है, तो मैं मेरे बोलने के दो तरीके होंगे, 2 मीटर इन राइट, ठीक है, 2 मीटर इन राइट। तो 2 मीटर इन राइट एक बड़ा वर्ड है, फिजिक्स में बार बार वो यूज नहीं किया जा सकता। तो अगर मैंने डायरेक्टली लिखा +2 मीटर, तो सीधा मतलब है राइट जाने का है। वहीं पे लिख दिया मैंने -2 मीटर, इसका मतलब है, माइनस का मतलब हुआ लेफ्ट, माइनस का मतलब हुआ इन लेफ्ट डायरेक्शन। और यू कैन से दैट, अगर मैंने अप और डाउन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो 2 मीटर अप, अगर क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है, अप एंड डाउन के बारे में कुछ पूछा गया है, 2 मीटर अप, तो सिर्फ मैं अगर +2 मीटर लिख दूं ना, ऑटोमेटिकली इट डिफाइंस यू आर गोइंग इन अप। और अगर मैंने लिखा -2 मीटर, ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग डाउन। सो इट डिफाइंस द डायरेक्शन, एंड एज पर द गिवन कंडीशन हम ये लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये सब चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लस एंड माइनस साइन only indicate the direction in which we have to go. That's all about. It doesn't impact -2 मीटर का कुछ ये मतलब नहीं हुआ, कुछ अलग मतलब नहीं हुआ, सिर्फ ये आपके डायरेक्शन को बताएगा। ओके, सो व्हाट, इसको और भी अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में हम स्टडी करते हैं, बट फॉर नाउ जो हमें इंफॉर्मेशन देनी थी आपको, वो यही देना था। तो चलिए हम आगे आते हैं। आपने डिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस, टाइम, ये सारे फैक्टर्स के बारे में सीखा, ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को और डिफाइन करते हैं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ को बनाया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। नो, लेट इट बी, ये अब डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ग्राफ का अलग पैरामीटर्स है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ओके, तो जब आप इस यूनिवर्स के पैरामीटर्स को इट्स द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यस मिस, यस श्रेया, ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हम जो यूनिवर्स के पैरामीटर को, जब हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को या दो अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर को जब हम पढ़ना है, उनकी कंपैरेटिव जो कंपेयर करके उनको स्टडी करनी है या फिर उनको एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने का एक तरीका ये होता है कि हम उनको ग्राफ पे ऑन पेपर लेकर आते हैं, ठीक है। वैसे भी तुम देखोगे ऑन पेपर जो है बहुत ही ऑथेंटिक वर्ड है। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑन पेपर, देयर इज द ऑथेंटिसिटी, और जो जो टर्म होता है, जो टर्म डिफाइन होता है, वो ऑथेंटिकेटेड टर्म्स होते हैं। तो जैसे नॉर्मल लाइफ के लिए ऑन पेपर होता है, वैसे ही आपको ग्राफ जो फिजिकल क्वांटिटीज के वेरिएशन भी ऑन पेपर होंगे। तो हम बात करते हैं, जब भी हम ऑन पेपर लेकर आते हैं तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ सीखने हैं। तो उनके बीच का जो वेरिएशन है, जब उन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जब उन पैरामीटर्स के स्टडी को, हम ग्राफिकल स्टडी को जब हम डिफाइन करते हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है वो होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, मैथमेटिक्स वाले को तो इतना डिटेल्स में पढ़ना है कि पूछो मत। सो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फिर आपको फिर उसके बाद पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला जो बनता है ऐसे बनता है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है हमें, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा आपको, मैथ फिजिक्स के लिए भी पढ़ाऊंगा आपको। फिर उसके बाद पैराबोलिक ग्राफ के बाद आता है सर्कल, आता है एलिप्स, आता है हाइपरबोला, आता है रेक्टेंगल, आता है, और यू कैन से दैट एनी कर्व, किसी भी कर्व में, ठीक है। तो हर तरह के कर्व को हम मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है ग्राफ का, वो स्ट्रक्चर है स्ट्रेट लाइन। समझा आपने? सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बच्चा? स्ट्रेट लाइन। तो हम अपनी जो पढ़ाई है उसकी शुरुआत जो है, हाँ सर, बहुत सारे ग्राफ आते हैं, यस मिस्टर आर्यन, देयर आर ए लॉट मोर ग्राफ,
ठीक है। और सारे ग्राफ को जो है मैथमेटिक्स में सारे ग्राफ को डिटेल स्टडी करना जो है होता है आपको, आपको कैलकुलस के कुछ पार्ट में फंक्शन है वहां पे आप ग्राफ पढ़ेंगे। ट्रिगोनमेट्रिक ग्राफ होते हैं जो ट्रिगो के ग्राफ होते हैं, आपने ट्रिगो के कुछ टर्म्स भी पढ़े होंगे। फिर आप मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, वहां तो पूछो ही मत, वहां पे हर तरह के कर्व के बारे में पढ़ना है। बाद में आपको पता चलेगा स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होता है। एक्चुअली हम अभी शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइन एक कर्व भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई भी कर्व हो भाई। जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने वाले हैं तो उनके वेरिएशन कोई भी कर्व ले सकता है। तो चलिए हम आगे आते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट। फर्स्टली जरा हम आगे आते हैं। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, बट हम आगे जाने के पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो चलिए हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, सबसे पहला जो ग्राफ पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला जो ग्राफ पढ़ना है वो हमें स्ट्रेट लाइन। सो एनीवन, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन? नुपुर, यू वांट टू आस्क समथिंग? सो कोई बता सकता है व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? नुपुर, आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे? ओके, सो चलो, एक बच्चा जो है वो बोला उसने कि वो बताने, यस आई वांट टू, आई जस्ट अनम्यूटेड यू। सो विल यू प्लीज एक्सप्लेन स्ट्रेट लाइन? सो एनीवन, स्ट्रेट लाइन? यस, एनीवन वांट टू आस्क, वांट टू डिफाइन स्ट्रेट लाइन? मैं जस्ट सुनना चाहता हूँ बिकॉज इंटरेक्टिव तो होना ही चाहिए। कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन वन डायरेक्शन, यू कैन से कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन वन डायरेक्शन, यू कैन से कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन वन डायरेक्शन। आप कोई बोलना चाहे तो बोलो। मैं मिस्टर हितेश है, जस्ट गिव मी अ सिंबल ऑफ दैट इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, आर्क ऑफ ए सर्कल, ये थोड़ा ना स्टैंडर्ड है, आर्क ऑफ ए सर्कल। ओके चलो, मतलब नाउ कम टू इट। स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन इज ए पार्ट ऑफ ए वेरी बिग कर्व। स्ट्रेट लाइन इज ए पार्ट ऑफ ए वेरी बिग कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ये आपको जनरल कर्व है, ठीक है। अब इसी जगह एक मैं बड़ा सा कर्व बनाता हूँ। ओके, जरा ध्यान देंगे। इसी जगह एक मैं बड़ा सा कर्व बनाता हूँ। नाउ दिस इज अ कर्व, सपोज ये कर्व रहा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज ए सेगमेंट ऑफ वेरी बिग कर्व। स्ट्रेट लाइन इज ए सेगमेंट ऑफ ए वेरी बिग कर्व। जरा यहाँ ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि इस कर्व का मैं ये छोटा सा सेगमेंट डिफाइन करूं, ये वाला पार्ट, आप देखेंगे ये जो सेगमेंट है दैट इज स्ट्रेट लाइन। इसी को आप जूम कर लो। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। सो एनी स्ट्रेट लाइन इज ए पार्ट ऑफ ए वेरी बिग कर्व। बट हमें उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अभी बस मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। जैसे आप देखोगे अर्थ, जो अर्थ जहां पे आप देख रहे हो, आप अपना फ्लोर देखो, इट इज ए स्ट्रेट, बट एक्चुअली इट इज ए पार्ट ऑफ अर्थ एंड दैट इज ए कर्व। सो स्ट्रेट लाइन इज ए पार्ट ऑफ ए वेरी बिग कर्व। तो आप बस इतना ही दिमाग में रखना है, ठीक है। जिन बच्चों को जितना जरूरत होगा उतना तो मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल्स पढ़नी है, स्टडी करनी है हमें। अभी हम चीजों को थोड़ा अलग तरीके से लेके चलते हैं। सो नाउ स्टार्ट। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है आगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ना क्या है आपको। आपको मैं कुछ ग्राफ देता हूं, आप जरा इसको स्केच करेंगे प्लीज। जरा ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ स्केच करेंगे। y इक्वल टू 2 का ग्राफ स्केच करेंगे अपनी नोटबुक में। जरा मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, y इक्वल टू 2 का ग्राफ स्केच करो। y इक्वल टू 2 का ग्राफ स्केच करो। चलो, उम्मीद करता हूँ आप में ज्यादातर बच्चों ने किया भी होगा। ना बहुत सिंपल है, लेकिन मैं पहले बता दूं, मैं आपको यहाँ पे y इक्वल टू 2 का ग्राफ पढ़ाने नहीं आया हूँ। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि हो सकता है कि आप सबने 10th का एग्जाम दिया है, अच्छे से आता भी हो। मेरा तो मतलब ही कुछ और है। अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा वो मतलब क्या है। तो ये रहा x और ये रहा y। ओ
this is minus x, not y. So this is y, this is plus y, and this is minus y. Okay, champs? So obviously बात है, सिर्फ y के लिए बात करता हूं मैं. Now this becomes 1, this becomes 2. ग्राफ देखने के बाद लग रहा होगा कि y जो है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, y x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, y तो भैया अपना कांस्टेंट रहने वाला है. ठीक है, तो y कांस्टेंट रहने वाला है, तो आप ये सारे पॉइंट्स ले लो. तो जब ये पॉइंट्स को आप मैच करोगे तो आपका ये जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन ना. ये रहा स्ट्रेट लाइन. दिस इज द y इज इक्वल टू 2. सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन. बट मुझे पता है, आपको आता है, मुझे ना y इज इक्वल टू 2 ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इस पे फिजिक्स के 3 क्वेश्चन खुद से बनाओ, 3 अलग अलग तरह. एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, मैं मान लो कि ये टाइम ग्राफ होगा. आपने साइंस में तो बहुत सारी चीजें पढ़ के आए हो ना, इसलिए मैं देता हूं. मान लो कि ये टाइम ग्राफ है और ये जो है ये आपका पोजीशन है, राइट. अब मैं इसको क्वेश्चन बनाऊं तो अगर मैं लिखूं ये टाइम ग्राफ है, तो पहले तो टाइम ग्राफ होगा तो आपके पास सीधा सा सवाल होगा कि सर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट अगर टाइम ग्राफ है तो सर ये वाला पार्ट तो क्रॉप करके हटा ही लो, जम नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस है. तो टाइम ग्राफ होगा तो ये तो हटा ही लो सर, राइट, करेक्ट ना. तो चलो इस वाले पार्ट को हम इग्नोर करके चलते हैं. मैं काम करता हूँ ना, इसको ढक ही देता हूँ. काय को तुम बोलोगे कि सर ने क्या किया है, खुद ही बताते हैं और फॉलो नहीं कर रहे. चलो भैया मैं ये वाला पार्ट ढक दिया, ठीक है. अब आपका माइनस वाला पार्ट ढका हुआ है, अब मत बोलना, ठीक है. अब मैं इसे ना क्वेश्चन बनाता हूं. क्वेश्चन लिखें इसका. क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनेंगे. क्या है क्वेश्चन? अ पार्टिकल इज at 2 meter, a particle is at 2 meter at rest, right. इसका क्या मतलब हुआ? y is equal to 2 आपका एक ग्राफ हुआ. जरा ध्यान देना, आपने इसको पढ़ा था मैथमेटिक्स में, मुझे ना इसको फिजिक्स में कन्वर्ट करना है. मैंने आपको बोला इससे क्वेश्चन बनाओ, तो आपने बोला अ पार्टिकल इज एट 2 मीटर एट रेस्ट, मतलब आपके टाइम चेंज होते जा रहा है लेकिन पार्टिकल रेस्ट में. जरा यहां ध्यान देंगे आप, ये जो टाइम है बच्चा वो आपका बढ़ते जा रहा है, राइट, लेकिन पार्टिकल इज एट 2 मीटर. इट मींस दैट टाइम कुछ भी हो, पार्टिकल 2 मीटर पे ही है, तो इसलिए ये रेस्ट है. तो बन गया ना फिजिक्स का क्वेश्चन. तब आप इसको अगर आप फिजिक्स के हिसाब से पढ़ोगे तो इसको फिजिक्स वाला, मैथ वाला बंदा पढ़ेगा y इज इक्वल टू 2, फिजिक्स वाला बंदा बोलेगा s इज इक्वल टू 2 मीटर. मैथ वाला बंदा क्या बोलेगा बच्चा? s इज इक्वल टू 2 मीटर. मतलब क्या हुआ? s इज इक्वल टू 2 मीटर एट रेस्ट. इसका ग्राफ बनाओ. s इज इक्वल टू 2 मीटर मतलब पोजीशन में चेंज ही नहीं कर रहा हूं मैं, टाइम 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो या कुछ भी हो या इनफाइनाइट सेकंड हो, अपन को मतलब नहीं है. आई एम एट 2 मीटर. तो बन गया ये मैथमेटिक्स का जो ग्राफ है वो बन गया फिजिक्स का ग्राफ. टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इधर वाला पार्ट को मैं पूरा पिंक कर दिया हूं. आपने देखा भी होगा. कुछ आई बात समझ में? नहीं आई समझ में. चलो क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लेते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन ही नहीं है कि मैं तुमको सिखाऊं ये ग्राफ सिखाऊं. मेरा इंटेंशन है तुमको सोचना सिखाऊं कि हम कैसे. अच्छा आपको पता है, किसी को पता है जब हम चोर को पकड़ना होता है तो एक पुलिस को कैसे सोचना होता है? डू यू नो इट? एनी आइडिया? एनी आइडिया? स्प्राइट पियो, गेट आइडिया. चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना होता है. मिस्टर जीत, आदित्य, अनुज सबने यही बोला. पुलकित, चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सीखना होता है.
अच्छा, आप में बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आईटी और मेडिकल का जो एग्जाम होता है वो एक डिफिकल्ट एग्जाम होता है। एक एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना है तो आपको एग्जामिनर की तरह सोचना होगा। और एग्जामिनर करता क्या है, वो क्वेश्चंस बनाते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक बच्चे के ब्रेन को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है कि अगर मैं तुमको बोलूं कि फिजिक्स में टोटल अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर्स जो हैं तुम रट के पढ़ लो, नहीं पॉसिबल है भैया। और केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी ले लोगे तो भाई सुभान अल्लाह, मतलब इसलिए अपने दिमाग की कैपेबिलिटी को बूस्ट करना है। हमारा पर्पस यहाँ पे ये नहीं होगा कि हम कितने फॉर्मूला याद करें, हमारा पर्पस ये होगा कि हम कितने अलग तरीके से सोचें। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी होनी ही चाहिए। आप जानते हैं आईआईटी जेईई या मेडिकल में सक्सेस रेट बहुत कम है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, बच्चों का ट्रेडिशनल थिंकिंग से माइंडसेट नहीं चेंज होना। इसके पीछे दो वजह होती है, या तो वो खुद करना नहीं चाहते हैं या फिर उनको वैसे माहौल से कराया नहीं जाता है। हमारा यहाँ पे पूरा पर्पस ये रहेगा कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सीखें। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू विद द जीरो वेलोसिटी, बिल्कुल आप इसको बोल सकते हो नूपुर, आप इसको बोल सकते हो। जैसे कि और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर y इक्वल टू 2 मीटर है तो अगर इसको फिजिक्स का ग्राफ ही बनाना है, एक काम करो सर, आप है ना इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लो, क्या जाता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वाई एक्सिस है ना ये वाला, तो दैट इज 2 मीटर। यही है ना आपका, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, 0,2 हो गया। तो आप ये बोल सकते हो पार्टिकल जो है y इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब 2 मीटर कहां पे है वो, 2,0 मतलब 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है। आप ये भी बोल सकते हो, मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मैं y इज इक्वल टू 2 का क्या क्या सेंस हो सकता है मैंने वो बताया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मैं इसको थोड़ा और चेंज करके बोलूं कि एक पार्टिकल है, यहां पर टाइम ले लेता हूं, सपोज यहां पर मैं टाइम ले लेता हूं, यहां पर मैं टाइम ले लेता हूं, ये रहा टाइम, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। यहां पे मैं वेलोसिटी भी ले सकता हूं, यहां पे मैं चाहूं तो फोर्स भी ले सकता हूं, यहां पे मैं चाहूं तो मोमेंटम भी ले सकता हूं, यहां पे मैं कुछ भी ले सकता हूं, जो मन करेगा वो ले सकता हूं। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी लिया है, तो सपोज मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिया है, तब आपका ग्राफ जो होगा, जरा ध्यान देना, तब आपका जो ग्राफ होगा आप ये बोलोगे कि सर दिस इज, तब आप यहाँ पे लिखोगे v इज इक्वल टू 2। अब आपका क्वेश्चन ये बनेगा, अब पार्टिकल इज, जरा ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन बनाना है, ये ग्राफ है, क्वेश्चन बना के दो मुझे, समझो इस चीज को। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी of 2 meter per second, right? So at the time this becomes vt graph, ये जो ग्राफ हुआ वो vt ग्राफ हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड मतलब टाइम passes but velocity remains same, so that is the 2 meter per second। फिर बाद में इस ग्राफ को जब बड़े होते तो पढ़ते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। So this y is equal to 2 is something जो आपको मैथमेटिक्स में सिखाया गया, अब आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अपने हिसाब से करोगे। फिर से रिपीट कर दूं,
बच्चे y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना आपका यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू y एक्सिस पे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चा, आपको ना इन डिटेल्स में काफी ज्यादा पढ़ना है। अगर टाइम कांस्टेंट हो तो क्वेश्चन क्या बनेगा। ये भी अच्छा, बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एटलीस्ट ये दोनों क्वेश्चन को तो सॉल्व करके ही जाऊंगा, और दोनों तो समझा के ही हम क्लास को ओवर करेंगे। फिर से रिपीट करने में तो कुछ जाता नहीं है, तो रिपीट कर लेते हैं, और जरा ध्यान से सुनेंगे आप। अच्छा मैंने क्या बताया था, पोजीशन 2 मीटर का बताया था, वो समझा सबको? अगर पोजीशन 2 मीटर वाला बताया तो वो सबको समझा? सबको समझा? हाँ तो बोल दो, हाँ समझा सबको। अच्छा मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया बच्चा कि ये जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस, y इज इक्वल टू 2 का क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने आपको बताया क्वेश्चन सीखना है, मैं आपको काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तो बहुत दूर है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करना है। मैं तो इसको और भी पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, 10th में आपने उस लेवल पे पढ़ा ना। अच्छा v इज इक्वल टू आई आर तो पढ़ा है ना, वो उस पर तो कर ही सकता हूँ मैं, उसमें तो कर ही सकता हूँ मैं, बिल्कुल। अच्छा भाई मान लो कि ये मैंने टाइम दे दिया, सपोज अभी मन है टाइम देने का, टाइम दे दिया यहाँ पे, चलेगा? अच्छा ये जो है, जरा ध्यान देंगे आप, ये क्या हो सकता है? अभी हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा। अच्छा पोजीशन के साथ साथ ये वेलोसिटी भी हो सकता है, वाई पोजीशन भी हो सकता है और वेलोसिटी भी हो सकता है, या फिर ये फोर्स भी हो सकता है, या फिर ये मोमेंटम भी हो सकता है, या हो सकता है ये करंट भी हो। टाइम और करंट बाद में, टाइम और करंट आता है, करंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ये करंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं करंट नहीं बोलना शायद उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट क्या हम जरा यहाँ ध्यान देते हैं। अभी हमने एस के बारे में पढ़ा, मान लो कि ये वेलोसिटी है यहाँ पर। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। जरा देखो जरा, y एक्सिस पे लिखा क्या है, y एक्सिस पे v लिखा हुआ है, और v का मतलब होता है वेलोसिटी। फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये टॉपिक्स पढ़ाने का मतलब ग्राफ पढ़ाना नहीं है, सॉरी मैथमेटिक्स पढ़ाना नहीं है। हाँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मिस्टर तन्मय आपने बिल्कुल सही बोला। y एक्सिस पे आपने वेलोसिटी रखा है, तब आप y के बदले क्या लिखोगे बच्चा, v इज इक्वल टू 2 मीटर। अच्छा ये जो मैथमेटिक्स में पहले क्या बोला था, y इक्वल टू 2 का ग्राफ सबको आता है, तो आपने ये बोला था ना, बोला y कांस्टेंट है, अब y पे वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। नहीं बच्चा, अच्छा चलो यहाँ देखिए, आपने बोला y इज इक्वल टू 2, मतलब y कांस्टेंट है, राइट? y कांस्टेंट है, y पे अब वेलोसिटी है, तो मतलब आप बोलोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि टाइम के साथ, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि टाइम के साथ इसकी जो वेलोसिटी है वो नहीं बढ़ रही है, सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझा आपने? तो ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसको एज अ क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन में रखा तो कैसे होता, बुक में आपको क्वेश्चन दिया रहता, आप जरा ध्यान देंगे, अब थोड़ा ना ज्यादा, एक मिनट थोड़ा मेरी बात सुन लो, फिर आगे हम बात करेंगे। बुक में आपको क्वेश्चन क्या रखता, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर अ पार्टिकल moving with constant velocity 2 मीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान दो, अभी नहीं, अभी सोचने का, बस मुझे 2 मिनट टाइम दो, मैंने इसको मस्त अच्छे से समझा देता हूँ, बस 2 मिनट टाइम दो। जान दो बच्चा, आपके बुक में ना ये क्वेश्चन रखा रहता है, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा मूविंग विद द, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट मतलब टाइम बदल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है
लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे देखो, ये टाइम कितना भी बढ़ता जाएगा लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। दैट्स वाई इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। बेसिकली ये वही ग्राफ है जो मैथमेटिक्स के टीचर ने सबसे पहले y इज इक्वल टू 2 में पढ़ाया था। बात आई समझ में? इसमें एक बच्चे का क्वेश्चन है, जरा मैं इसको ले लेता हूं मैं। इसमें एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड फिक्स है। नहीं बच्चा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, उसका मतलब वो रेस्ट में है ये नहीं, उसका एक्सेलरेशन 0 है। जैसे मैं 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूँ, मैं आपने बोला वेलोसिटी से चल रहा हूँ, तो अभी 2 मीटर पे हूँ, अगली बार 4 मीटर पे रहूंगा, उसके बाद 6 मीटर पे रहूंगा, तो मेरी पोजीशन बदल रही है ना। तो मेरी पोजीशन बदल रही है तो फिर मैं रेस्ट में कैसे रहा? तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे आपको काइनेमेटिक्स नहीं बता रहा था, मैं आपको y इक्वल टू 2 जो मैथमेटिक्स में ग्राफ था, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उस ग्राफ को कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये 2 तरीका हो गया, आप इसको करंट से भी रिलेट कर सकते हो, आप इसको मोमेंटम से भी रिलेट कर सकते हो, आप इसको किसी भी टर्म से रिलेट कर सकते हो, आप एंगल और टाइम ग्राफ भी निकाल सकते हो। बात आ रही है समझ में? तो बस मेरा इंटेंशन ये था कि y इक्वल टू 2 जो ग्राफ है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ होता है, इसको ये समझाना कि ये फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होगा, और कैसे इस्तेमाल होगा ये समझने के लिए 2 साल है, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। अभी का पर्पस सिर्फ इतना था, सिर्फ ये समझाना कि मैथमेटिक्स कैसे फिजिक्स से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म समझ में आए होंगे। उम्मीद करूँ आपसे कि आपको ये टर्म समझ में आए होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अगले लेक्चर को और भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए मुझसे, कुछ है पूछने के लिए? अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स के साथ आएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर आपको कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए मुझसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।